बेटा हम ये स्टार्ट कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। आपको पता है कि इस चैप्टर से डेरिवेशन कम आता है, न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है। तो मैं PYQ लेके आया हूँ लास्ट 10 ईयर का, वो हम भी करेंगे इसमें। और प्लस एक बार इसका जो डेरिवेशन वाला पोर्शन है, ताकि न्यूमेरिकल में आएगा क्या, यहीं से आएगा, थ्योरी से ही आता है, तो वो पोर्शन हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पूरे चैप्टर में केवल फार्मूले का खेल है। अगर आपको फार्मूला आता है तो चीज़ें कोई दिक्कत नहीं करेंगी, क्विक रिवीजन है ये। ठीक है, सबसे पहले क्या है अल्टरनेटिंग ईएमएफ। चाहे आप वोल्टेज बोलो या अल्टरनेटिंग ईएमएफ बोलो, यहाँ पे एक ही बात है। थोड़ा बहुत अंतर है प्रैक्टिकली, लेकिन हम बोलने पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है आपका क्या है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज दैट ईएमएफ विच कंसिस्टेंटली विच कंटिन्यूसली चेंजेस इन मैग्नीट्यूड। तो पहले तो देखो डीसी और एसी में अंतर क्या है, ये आपको पता ही है। डीसी जो होता है बेटा, ठीक है, जो डीसी होगा वो कैसा होगा, वो कांस्टेंट होगा। यानी डीसी, अगर डीसी का ईएमएफ है ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये एसी का ईएमएफ है बेटा, तो ये कैसा होगा, वेरिएबल होगा, इस तरह। ठीक, तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग करंट, ये ई वाला क्या है, ईएमएफ है, और करंट क्या है। एक याद रखना कि जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है, और वोल्टेज का यानी जो ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। हम लोग करंट को E इजकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ईएमएफ को ई सॉरी करंट को I इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये ईएमएफ को E इजकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहीं पे दो छोटी बातें आपको मैं और बता देता हूँ। जैसे ये जो ई नॉट है और ये ई है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है, ये मैक्सिमम है। जब भी होगा ये मैक्सिमम ईएमएफ है, ये क्या है, मैक्सिमम करंट है। ठीक है, और ओमेगा टी आपको पता ही है, ओमेगा ओमेगा का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ। ठीक है, आई क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू और ईएमएफ एंड करंट। जैसे जो ये आगे है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ठीक, तो ये जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू है बेटा, और ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। दोनों याद रखना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, दूसरा, हम चाहे साइन ओमेगा टी यूज करें, चाहे कॉस ओमेगा टी यूज करें, बस थोड़ा बहुत फर्क जो है ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोनों को। ठीक है, ज़्यादा आपको इसकी अभी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, हम बस उस चीज़ को देख रहे हैं जो हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जरूरी है। ठीक, ये आपका एसी का सिंबल है। तो यहाँ से आप याद क्या रखोगे कि अगर ई और आई लिखा है, यानी ये क्या लिखा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखा है, और ये क्या लिखा है, मैक्सिमम वैल्यू लिखा है। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ओमेगा टी क्या होता है, फेस। ठीक, और टी आपका इंस्टेंटेनियस टाइम है। आगे अभी जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा यूज करते हैं। एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, मीन वैल्यू निकालने के एक डेरिवेशन है इसका। ठीक, आप रिजल्ट याद रखिए कि जो एवरेज वैल्यू करंट है आई नॉट, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट या मीन वैल्यू ऑफ करंट, ये क्या है आपके पास, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू, 2I0/पाई, 2I0/पाई, या इसी को आप क्या लिख सकते हो अगर सॉल्व करो, 0.63I0, या इसी को लिख सकते हो 63.7% I0। तो ये एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू का ये फार्मूला है। और साथ में अगर हम क्या करेंगे, वैल्यू सेम रखेंगे, अगर ईएमएफ लिखोगे तो ई का फार्मूला आ जाएगा आपका, तो ईएमएफ में ई का फार्मूला मिल जाएगा। अगर ई लिख रखते चले जाएंगे, दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी एवरेज निकालना होगा तो ये आ जाएगा, और जब आपको पीक वैल्यू सॉरी एवरेज करंट निकालना होगा तो आपको ये लिखोगे, एवरेज वोल्टेज या एवरेज ईएमएफ निकालना होगा तो हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब यहीं पे मैं आपको दो बातें बताऊंगा कि एवरेज हमेशा हाफ साइकिल का निकालते हैं, एवरेज हमेशा हाफ साइकिल का निकालते हैं। अगर फुल साइकिल में आप एवरेज लोगे, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक ईएमएफ है या वोल्टेज जो भी ले लीजिए आप, तो अगर हम पूरे साइकिल का निकालेंगे बेटा, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो जब एवरेज वही जो आप निकालते हो, तो इनको ऐड करोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, जो जीरो हो जाएगा। तो फुल साइकिल में एवरेज क्या होगा, एसी का जीरो होगा, लेकिन डीसी में फुल साइकिल में एवरेज जीरो नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या कि जो फुल साइकिल का एवरेज है, फुल साइकिल का एवरेज जो है वो क्या होगा, एसी में जीरो होगा। ठीक है, और डीसी में जो है, डीसी में कोई फुल साइकिल ही नहीं है, एक इनफाइनाइट साइकिल है। खैर, इसलिए हम क्या करते हैं, हाफ साइकिल में निकालते हैं। दूसरा आप देखेंगे तो रूट आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है बेटा, तो आरएमएस वैल्यू जो होगी, आरएमएस वो क्या होगी बेटा, आरएमएस वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है डिवाइड बाई
√2। तो आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई √2। या आरएमएस वोल्टेज क्या हो जाएगा, आरएमएस ईएमएफ क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई √2। ये आपका आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस ये आ जाएगा आपके पास। ठीक, और ये सब जो है वन पीरियड यानी वन साइकिल के लिए ही ये फार्मूले यूज किए जाते हैं, वन साइकिल के लिए ही डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, देखो एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में अंतर क्या है। एवरेज वैल्यू क्या होता है कि जैसे एसी करंट की वो वैल्यू जो डीसी के बराबर है वो हम एवरेज वैल्यू की तरह लेते हैं। और आरएमएस वैल्यू क्या है कि किसी सर्किट में एसी डीसी जितना हीट प्रोड्यूस करता है उतने ही हीट प्रोड्यूस करने के लिए कितना वैल्यू आप एसी करंट की जरूरत है, वही क्या हो जाएगा आरएमएस वैल्यू। ठीक है, अब पॉइंट्स आपको याद रखना है, इनको देख लीजिएगा। अपने यहाँ जो आता है वोल्टेज, ठीक है, जो आरएमएस वैल्यू है या इफेक्टिव वोल्टेज हो कितना है, 230 वोल्ट है। आपके यहाँ जो वोल्टेज टोटल आ रहा है उसका 230 वोल्ट आपका क्या है, आरएमएस इफेक्टिव वैल्यू है। ठीक है, अगर ये कम ज़्यादा हो सकता है जैसे क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन अगर कहीं पे जैसे कि अब यहाँ पे दो चीज़ याद रखो कि जैसे कहीं पे लिखा है V इजकल टू 220 साइन 50t। अब इस तरह जो ये वोल्टेज होगा ये क्या होगा, ये होगा V0 यानी मैक्सिमम वोल्टेज। तो अगर हमें यहाँ से आरएमएस वोल्टेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, आरएमएस वोल्टेज निकालने के लिए V0 डिवाइड बाई √2। तो आरएमएस वोल्टेज आपको कितना मिल जाएगा, 220 डिवाइड बाई √2। ठीक, ये हो गया इस तरह। यानी जब भी इस फॉर्म में, और अगर कहीं पे केवल ऐसे लिखा है कि वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट एसी, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि अगर 220 वोल्ट एसी लिखा है, 230 वोल्ट एसी से मतलब क्या है कि ये क्या लिखा है आरएमएस वैल्यू। अगर वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए साइन ओमेगा टी के साथ में दे रखा है तो समझिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। अगर साइन उसके साथ में नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये आरएमएस वैल्यू हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम एसी सोर्स को रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं तो बेटा एसी सोर्स को रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करोगे तो करंट कितना होगा इसमें, तो करंट आपको पता है आई नॉट अपॉन आर नॉट या आर इजकल टू ई अपॉन आई। ठीक, कैसे हो गया आप समझिए यहाँ पे, तो ई इजकल टू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई इसके अंदर क्या हो जाएगा, आई इसमें कितना आ जाएगा, तो आई आपका आ जाएगा आई इजकल टू, अब आई का फार्मूला क्या है, ई अपॉन आर। ठीक, ई कितना दे रखा है बेटा, ई आपको दे रखा है ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई आर। तो ई अपॉन आर क्या हो गया, आई, तो आपको क्या मिल गया, आई नॉट कितना मिल गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब जब देखो तो ई नॉट साइन ओमेगा टी ये आपके पास है, आई नॉट साइन ओमेगा टी हमको यहाँ मिल गया, और रेजिस्टेंस आपको पता ही है। ठीक, तो एसी जब भी रेजिस्टेंस के अंदर एसी सप्लाई देंगे तो वोल्टेज और करंट क्या रहेंगे एक जैसे, ये भी साइन ओमेगा टी है, ये भी साइन ओमेगा टी है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ये उनका ग्राफ है और ये उनका ये वेव डायग्राम है, ये फेज डायग्राम है। फेज डायग्राम का क्या मतलब है कि फेज का मतलब ये है कि वोल्टेज और करंट के बीच में कितना एंगल है, या वोल्टेज और करंट जो सर्किट के अंदर चल रहे हैं वो कौन आगे है कौन पीछे, ये हमको उसके फेज डायग्राम से पता चल जाता है। खैर, अब अगर हम एसी सप्लाई इंडक्टर में कनेक्ट करते हैं बेटा, तो जैसे ही एसी सप्लाई इंडक्टर में कनेक्ट करोगे तो इंडक्टर में आपने ईएमएफ कितना दिया, वोल्टेज कितना दे दिया है, ई इजकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमको करंट निकालनी है बेटा, तो ई इजकल टू एल डी आई बाई डी टी आपको फार्मूला पता है। ठीक है, तो यहीं से ई इजकल टू एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो E इंटू डी टी अपॉन एल, ये किसके बराबर हो जाएगा, डी आई के बराबर। ठीक, ये आपका आई है बेटा। ठीक, ये आपका आई है, तो हमारे पास ये आई आ गया। यहाँ से आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन E अपॉन एल टी टी। अब ई की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो जब हम ई की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या पुट करोगे ई की वैल्यू, ई की वैल्यू आपके पास है ई नॉट साइन ओमेगा टी। जब ई की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो जब हम पूरा सॉल्व करेंगे ई की वैल्यू पुट करके, ठीक है, ई की वैल्यू आपने पुट कर दिया यहाँ पे ई ई बाई एल साइन ओमेगा टी। अब बेटा इसको इंटीग्रेट करोगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और माइनस को कॉस ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो आपके पास ई कितना दे रखा था, अप्लाइड वोल्टेज कितना था, ई इजकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और हमारा जो वोल्टेज आया वो क्या आया,
सॉरी जो करंट आई वो क्या आई, आई इज इक्वल टू, जो करंट बेटा आपके पास आया वो क्या आया, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस का पाई/2। ठीक, तो आपने वोल्टेज दिया ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट क्या मिल गई, माइनस ओमेगा टी माइनस पाई/2। इसका मतलब क्या है कि करंट जो है इससे पीछे है। तो इंडक्टर के अंदर क्या होगा, इंडक्टर के अंदर वोल्टेज आगे होगा और करंट पीछे होगा। ठीक है, हम केवल टू द पॉइंट चीजों को याद रखेंगे। ठीक, तो इंडक्टर में करंट क्या होगी, पीछे होगी, कितना पीछे होगी, 90 डिग्री। तो इंडक्टर के अंदर करंट जो है 90 डिग्री क्या कर रही है, लैग कर रही है। ठीक, अब देखिए हमने इंडक्टर में वोल्टेज कितना दे दिया, V इक्वल टू, या V इक्वल टू वी नॉट, या E आप यूज करिए कोई दिक्कत नहीं है, साइन ओमेगा टी। हमको करंट कितना मिल गया, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, और ओमेगा टी और क्या मिल गया बेटा यहाँ पे, माइनस पाई/2। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है। हम चाह रहे हैं कि जैसे ये आप इस चीज को कि ये आपके पास आ गया। हाँ, जरा ये देखो, जैसे हमने यहाँ पे जो वैल्यू पुट की, आई इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या पुट करोगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और अपॉन में क्या है, यहाँ पे एल है। ठीक, तो ई नॉट अपॉन एल जो होगा, ई नॉट अपॉन एल। ठीक है, ये जो वैल्यू आई आई इसी को हम क्या लिख देंगे, इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हमने मान लिया ये क्या है, इंटीग्रेशन करने के बाद इसको आपने ले लिया आई नॉट। ठीक, क्योंकि आप सोचो कि ये आई आ रहा है तो वोल्टेज अपॉन इंडक्टर, ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, करंट के बराबर होगी। तो हमको करंट क्या मिल गया, ई अपॉन आई नॉट। और हमको चाहिए क्या, ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया मैं उसको अलग से बता दे रहा हूँ इधर, एक मिनट। ये हो गया, जैसे हम जब इंटीग्रेट करते हैं, अब अगर उसको डेरिवेशन पे न जाइए, सीधा याद रखिए कि जो हमें इंडक्टर मिलेगा उसको हम एक्सेल से डिनोट करते हैं। एक्सेल क्या है, इंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस है इसको बोलते हैं इंडक्टिव रेजिस्टेंस। ये आपका है इंडक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस, एक्सेल को लिखते कैसे हो आप, एक्सेल इजकल टू ओमेगा एल, और ओमेगा क्या होता है, 2πfl। तो ये आपका हो गया एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल इक्वल टू 2πfl। ठीक है, तो V इजकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आपको पता है। एक्सेल आपके पास क्या है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस है। और एक्सेल को हम कैसे लिखते हैं, एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2πf। ठीक है, और क्या हमने क्या पता चला कि वोल्टेज जो है, वोल्टेज आगे है करंट से, वोल्टेज आगे है करंट से। ठीक है, वोल्टेज, एक मिनट, वोल्टेज आपका या ईएमएफ, वोल्टेज या ईएमएफ, ठीक है, ये क्या है बेटा, आगे है। ठीक, एक मिनट, ये आपका आगे है करंट से, कितना आगे है, ये कितना करंट से आगे है बेटा, 90 डिग्री। बस ये बात, इतना बात आप इंडक्टर को लेके याद रखिए। ठीक है, कि इंडक्टर में वोल्टेज करंट से आगे है, ये है। और अगर आपसे कहा जाए तो यहीं पे देखो कि एक्सेल का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है, तो एक्सेल जो है, यहीं से आप याद रखिए कि एक्सेल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सेल की वैल्यू क्या होगी, कंटिन्यूस बढ़ेगी। ठीक, एक चीज और देखिए यहीं पे, तो इतना पॉइंट, यानी इंडक्टर के अंदर वोल्टेज ये है, करंट ये है, और रेजिस्टेंस आपका कितना है, एक्सेल है, जो कि ओमेगा एल के बराबर है, और फ्रीक्वेंसी आपके पास ये दे रखा है। फेज यानी पीछे क्या है, वोल्टेज, करंट पीछे है, वोल्टेज आगे है। ठीक, आप यहाँ पे ये डायग्राम भी याद रखेंगे, कैपेसिटर का आ गया। ठीक, तो ये डायग्राम कि वेव डायग्राम है, ये फेज डायग्राम है, वोल्टेज आगे और करंट पीछे। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये करते हैं। तो कैपेसिटर, कैपेसिटर में आप क्या याद रखोगे, सीधा मैं उसका भी सीधा लिख देता हूं, बस इतने ही पॉइंट याद रखने हैं कैपेसिटर में। कैपेसिटर में अगर ईएमएफ क्या है, ई इजकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, या आप चाहो तो लिख लो आई इजकल, इसको लिख सकते हो वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्वेश्चन में अक्सर यही दिया होता है। ठीक, ये आपका ईएमएफ हो गया, या अगर वोल्टेज के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो वोल्टेज हो गया। फिर आपको आई लिखना है तो आई इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, आई नॉट साइन। अब यहाँ पे देखिए,
यहाँ आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा टी, वहाँ माइनस था यहाँ प्लस है। तो इस यहाँ क्या हो गया कि करंट आगे है, करंट क्या है, आगे है, किससे, वोल्टेज से या ईएमएफ से। तो करंट वोल्टेज और ईएमएफ से क्या है, आगे है। कितना आगे है बेटा, कितना आगे है, पाई/2। ठीक है, करंट वोल्टेज ईएमएफ से आगे है, कितना आगे है, पाई/2 यानी 90 डिग्री। अब अगर यहाँ पे बताया जाए कि कैपेसिटर में कौन सा रेजिस्टेंस होता है, तो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस को XC से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला क्या है, 1/ओमेगा C। और ओमेगा को क्या लिख सकते हो आप, 2πf/C। यहाँ से क्या समझ में आया कि XC जो है वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है XC के बारे में इतना। ठीक है, और अगर आप डेरिवेशन करना चाहो तो डेरिवेशन आप यहाँ से लिख सकते हो, ये पूरा आपके पास है। ठीक, और ये आपका वेव डायग्राम है इसका। ठीक, और इन जान रखिए जो भी रेजिस्टेंस है, चाहे इंडक्टिव है चाहे कैपेसिटिव है, दोनों की यूनिट क्या है, ओम है। अब यहाँ पे देखो करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है। आप इसका देखोगे तो इसमें वोल्टेज आगे था, करंट। ठीक, तो तीनों को याद रखिए कि रेजिस्टेंस में वोल्टेज करंट एक साथ होते हैं, इसमें वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है। और यानी कैपेसिटर में वोल्टेज आगे और करंट पीछे है, इंडक्टर में उल्टा हो गया, वोल्ट कैपेसिटर में करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है, और इंडक्टर में क्या हो जाएगा, इंडक्टर के अंदर वोल्टेज आगे होगा और करंट पीछे होगा। इस पे मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला है, आप जाके चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, द वेरिएशन ऑफ एक्सेल विथ फ्रीक्वेंसी, मैंने आपको अभी बताया कि एक्सेल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा। XC क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए डीसी सप्लाई दे दिया जाए, याद रखिए, अगर आपको पता है इंडक्टर का ये सिंबल है, ये इंडक्टर है आपका, और ये आपका कैपेसिटर है। अगर हम इसको डीसी सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई दे देंगे, तो डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी क्या होती है बताइए। तो डीसी सप्लाई चूंकि अब देखो उसमें फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी उसका है ही नहीं, कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो उसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, जीरो है। डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या है, जीरो है। तो एक्सएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी डीसी में, एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, 2πfl, एफ की वैल्यू जीरो, तो एक्सएल आपका क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब कि डीसी सप्लाई जब आप डीसी से कनेक्ट करोगे तो इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि इंडक्टर रेजिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। तो डीसी सप्लाई में इंडक्टर कैसे काम करेगा, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो जब हम डीसी सप्लाई देंगे, यहीं पे लिख लीजिए, इंडक्टर को जब डीसी सप्लाई दोगे तो कैसा रहेगा, ये शॉर्ट सर्किट रहेगा। ठीक है, ऐसे कैपेसिटर को अगर हम डीसी सप्लाई देते हैं, तो कैपेसिटर को जब आप डीसी सप्लाई दोगे तो क्या होगा, कैपेसिटर का फार्मूला क्या है, एक्सी इजकल टू 1/ओमेगा सी। ठीक है, तो एक्सी इजकल टू ओमेगा क्या है, 2πf C। तो XC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1.0, क्योंकि C की F की वैल्यू जीरो है। भाई डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी जीरो, तो पूरा जीरो, तो XC की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, इनफाइनाइट। अब यहीं पे दोनों बातें मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला क्या है बेटा कि इंडक्टर में, इंडक्टर के अंदर अगर कैपेसिटर का आपका, इंडक्टर के अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर को अगर हम डीसी सप्लाई देंगे तो इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। क्यों, क्यों कैपेसिटर ओपन सर्किट हो रहा है, क्योंकि इसका जो XC की वैल्यू है क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। मैं यहीं पे एक बात लिख दे रहा हूं, आप इसको याद रखिएगा कि जब भी डीसी सप्लाई दोगे, आप डीसी सप्लाई दोगे तो रेजिस्टेंस में नो चेंज, नो चेंज, कोई चेंज नहीं, जैसा पहले था एसी में वैसे ही डीसी में है। कैपेसिटर में क्या होगा, कैपेसिटर कैपेसिटर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी XC की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक, तो यानी रेजिस्टेंस, जैसे हम डीसी सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई कैपेसिटर में दोगे तो कैपेसिटर ओपन सर्किट है। अगर आप इंडक्टर में देते हो तो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस जो है XL, वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसा बिहेव करेगा बेटा, ये बिहेव करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक, ये तीनों बातें आपको याद रखनी है, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, और ये इसको याद रखना है आपको। ठीक, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब जरा देखिए, इतने से पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आते हैं इस टॉपिक इधर आगे और इसको फिर से करते हैं।
ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से उनको हम करके एक बार कर लेते हैं क्वेश्चंस। आपसे कह रहा है, ये आया है क्वेश्चन, इफ द फ्रीक्वेंसी, बड़ा कर दे रहा हूं मैं आपको, इसको थोड़ा सा आराम से करिए। कह रहा है इफ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी मेड 4 टाइम, अब देन इंडक्टिव रिएक्टेंस। बेटा इंडक्टिव रिएक्शन क्या होता है? एक्सेल। एक्सेल डायरेक्टिव फंक्शन क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो बेटा अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो एक्सेल भी बढ़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी को कितना बढ़ाया आपने? 4 टाइम। तो ये भी, अगर फ्रीक्वेंसी 4 गुना बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा? 4 टाइम बढ़ जाएगा। ठीक। फिर कह रहा है नेक्स्ट ग्राफ है, विच ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द करेक्ट वेरिएशन ऑफ कैपेसिटर रिएक्टेंस एक्सी विद फ्रीक्वेंसी। तो बेटा एक्सी क्या है? फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैपेसिटर कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैंने अभी आपको बताया तो ये वाला आपका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा? यहाँ पे कम होगा ये कंटिन्यूस। ठीक। अगला देखते हैं। फिर आपसे कह रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द करंट विद फ्रीक्वेंसी इन एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर रिएक्टेंस। अब देखिए, करंट, याद रखना, पावर, करंट और वोल्टेज। तो वोल्टेज और करंट फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज नहीं होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। पावर कभी कभी चेंज होगा, वो केस आगे आएगा। ठीक है, एक दो केस हैं, लेकिन वोल्टेज और करंट का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, तो वोल्टेज क्या होगा? करंट क्या हो जाएगी? कांस्टेंट रहेगी। यानी आप फ्रीक्वेंसी को कितना भी चेंज करो, करंट आपकी कैसी रहेगी? कांस्टेंट। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी इस क्वेश्चन को। ठीक, याद रखना कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो करंट जो है वो कैसा हो जाएगा? आपका करंट कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को वेरी करने विद द फ्रीक्वेंसी एसी कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर, तो फ्रीक्वेंसी, तो सॉरी, करंट को वेरी करने से फ्रीक्वेंसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट इन सीरीज एसी सर्किट, ये आपको दे रखा है ये। ठीक है, देन इट इज, अब जरा देखो कि सीरीज एसी सर्किट है तो ये आपके पास क्या है? ये आपको दे रख क्या रखा है बेटा? वोल्टेज। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूं, जरा समझिए आप। क्वेश्चन को मेन समझना है आपको, सारा खेल यहीं पे है। ठीक, अब जरा देखो, कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ये है और करंट ये है। ठीक, तो आपको बताना है कि कौन सी सर्किट होगी। तो आप देखो, करंट जो है, ये भी साइन है, ये भी साइन है, यहाँ ओमेगा टी प्लस, यानी करंट आगे है। करंट किस में आगे रहता है? कैपेसिटर में। तो यहाँ पे सर्किट क्या होगा? जिसमें कैपेसिटेंस होगा। अब देखिए, तो कैपेसिटेंस यहाँ पे दो जगह है, एक है एलसीआर सर्किट, यहाँ भी कैपेसिटर है। ठीक है, और एक क्या है? कैन बी आरसी और एलसीआर। तो ये देखो, दोनों हो सकते हैं, जिसमें जिसमें कैपेसिटर है दोनों के होने के चांसेस हैं। आरसी सर्किट भी हो सकता है और एलसीआर सर्किट भी हो सकता है। तो कैपेसिटर यानी ये ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि यहाँ पे क्या है? वोल्टेज से करंट आगे है और करंट कैपेसिटर में आगे होता, तो जहां जहां कैपेसिटर होगा वहां वहां ये कंडीशन आपको मिल जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। करा द आरएमएस करंट इन अ सर्किट कनेक्टेड टू अ 50 हर्ट्ज, ठीक है, अ सोर्स ऑफ 15 इज 15 में। तो आपको आरएमएस करंट दे रखी है, कितना दे रखा है आरएमएस करंट? तो आरएमएस करंट आपको दे रखा है बेटा 15 एम्पियर। ठीक, द वैल्यू ऑफ करंट इन अ सर्किट, अब आपको बता रहा है कि करंट की वैल्यू बताइए। टाइम कब दे रखा है? जो 1/600 सेकेंड में कितना हो जाएगा, यानी इंस्टेंटेनियस करंट निकालना चाह रहा है आपसे। और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है बेटा? 50 हर्ट्ज। शुरू करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बेटा आपको आरएमएस करंट दे रखा है, हमें कौन सा चाहिए? मैक्सिमम करंट। फार्मूला क्या पढ़ा है आपने? फार्मूला हमने क्या पढ़ा है कि आरएमएस करंट जो होता है क्या होता है? मैक्सिमम करंट डिवाइड बाई √2। तो यहाँ से मैक्सिमम करंट क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यानी आरएमएस करंट इंटू √2। ये आपको क्या मिल गया? ये मैक्सिमम करंट है। तो आरएमएस करंट इंटू √2 आपको क्या मिल गया? मैक्सिमम करंट। ठीक, पुट कर देते हैं बेटा, इस फार्मूले में पुट कर दीजिए इनको। ठीक, तो जैसे ही आप पुट करोगे तो आई नॉट आपको कितना दे रखा है? आरएमएस। ठीक है, आरएमएस क्या है? आई नॉट आपको आरएमएस दे रखा है
आरएमएस कितना दे रखा है बेटा, तो हम क्या करेंगे, हमको आई नॉट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आई नॉट की वैल्यू मिल गई 15√2, पुट कर दीजिए बेटा, तो आई इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे 15√2 साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ टी। सॉल्व करते हैं बेटा यहाँ पे, तो 15√2 साइन 2, ठीक है। आप पाई की वैल्यू 3.14 यूज करिए इसमें, ठीक है। और एफ की वैल्यू आपको कितना दे रखा है 50 हर्ट्ज। बेटा आगे करते हैं, इस क्वेश्चंस को आगे करते हैं। अब यहाँ पे देखो कि जैसे आई इक्वल टू हमने लिख लिया, तो आई इक्वल टू, अब आपके पास क्या हो गया आई इक्वल टू, ठीक, आई इक्वल टू हमारा जो आएगा वो आपका आ गया आई इक्वल टू 15√2 साइन, अब देखो 2 इंटू, मिनट बेटा यहाँ पे, सॉरी, तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक, तो इससे हमारा आसान हो जाएगा यहाँ। चलिए अब देखो, तो आई इक्वल टू आपको यहाँ सॉल्व करना, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 15√2, ठीक, साइन 2, पाई की वैल्यू आपको पता ही है, तो 2 पाई, और एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 50, और टी की वैल्यू कितनी दे रखा है बेटा 1/600। सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 टू जा 10, और 10 से एक 0 और कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आई इक्वल टू कितना आ गया 15√2 साइन पाई बाई 6, तो फाइन पाई/6 की वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री, तो 15√2, और ये हो जाएगा साइन पाई/6 कितना होता है 30 डिग्री होता है, ठीक है। तो आई इक्वल टू कितना हो गया 15√2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। बेटा हम इसको आई इक्वल टू लिख सकते हैं 15√2, और 1/2 को क्या लिख लिया आपने, 2 को क्या लिख लिया √2 इंटू √2, एक √2 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 15/√2। तो ये बेटा इसका आंसर आएगा आपका 15/√2, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि 300 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड कैपेसिटर इतना आर कनेक्टेड इन अ सीरीज विद इतना हर्ट्ज, ठीक है, देन करंट इन अ सर्किट, ठीक। अभी इसको हमने वो बताया नहीं, लेकिन मैं क्वेश्चन आ गया तो यहाँ करा देता हूँ आपको। आपसे कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं, और सप्लाई आपके पास कितना दे रखा है बेटा आपने, तो सप्लाई आपके पास है 200 वोल्ट का, और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज, और रेजिस्टेंस आपको दे रखा है कितना है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस आपका 3000 ओम है, सॉरी 300 ओम है, और ये वोल्टेज आपको दे रखा है कैपेसिटर 25/पाई, कितना माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। एक बात इसको चल के थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस टॉपिक को, फिर आके हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, क्योंकि बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ बता देता हूँ मैं आपको डायरेक्ट जानने के बजाय। अब मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ, एक्चुअल में करा दे रहा हूँ कि दो कंडीशन है, देखिए, अगर हम आर और एल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, ठीक है, और दूसरा आपके पास है अगर हम आर यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या है, इन दोनों को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, बस बेसिक है, ठीक। मान लेते हैं ये आर है, ये आपका सी है। अब जब देखो कि इसके पास रेजिस्टेंस तो आर है, इसके पास रेजिस्टेंस कितना है एक्स सी है, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा आर, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा एक्स सी। तो अब हम इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे जेड से, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, और ये रूट में, क्योंकि बेटा ये पाइथागोरस थ्योरम याद ही है आपको, ठीक है, बेसिकली ये वेक्टर का फॉर्म है लेकिन आपको बताने के लिए, ठीक। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमने यहाँ से निकाल लिया, ये याद रखना। देखिए आर क्या है रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस है, एक्स सी क्या है बेटा कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है, लेकिन जेड क्या है वो इन दोनों का रेजिस्टेंस है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया इम्पीडेंस, ये क्या है इम्पीडेंस,
अब हमको निकालना क्या है, हमको करंट निकालना है, तो I इजकल टू क्या हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा, I इजकल टू वी अपॉन, अब वी अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा करंट के फार्मूला वी अपॉन जेड। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है वी अपॉन आर, क्योंकि क्यों रेजिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ का इसका रेजिस्टेंस क्या है जेड है, तो वी अपॉन क्या हो जाएगा जेड। ठीक, ऐसे ये आपका आर है बेटा, ये क्या है एक्ससी है। एक बात ध्यान रखना यहाँ पे कि अगर ये जैसे इंडक्टर है और कैपेसिटर में अगर इंडक्टर लगा है, कहीं भी इंडक्टर लगा है, उल्टा बना दिया बेटा, ये इंडक्टर है, कहीं भी इंडक्टर लगा है, तो हमेशा क्या होगा, वोल्टेज जो है आगे रहेगा और करंट पीछे रहेगी। ठीक है, जिस भी सर्किट के अंदर इंडक्टर है, और अगर किसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर है तो क्या होगा, करंट आगे रहेगी और वोल्टेज पीछे रहेगा। लेकिन जिसमें दोनों होगा उसको दोनों के हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, जैसे दोनों जो होगा उसको अलग से देखेंगे। अब यहीं पे देखिए कि अगर हम एक्सी वाले की बात करें कि जिस सर्किट में कैपेसिटर है यानी एक्सी है, उस सर्किट को आप कैसे देखोगे, तो इसके पास जेड की वैल्यू जो हो जाएगी सेम, यही है अंतर क्या है, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, ये आपका जेड आ जाएगा। ठीक है, जेड ये आ गया। आई कितना आएगा बेटा, तो आई इक्वल टू आपका आ जाएगा आई इक्वल टू वी अपॉन जेड, ये फार्मूला। ठीक, अब इसमें इसमें आपका जो कैपेसिटर होगा और इसमें, ठीक है, इसमें करंट क्या है आगे है, वोल्टेज पीछे है। इसमें क्या है बेटा, वोल्टेज आगे है और करंट पीछे है। ठीक, याद रखिएगा यहाँ यहाँ वोल्टेज आगे और करंट पीछे। ठीक है, यहाँ याद रखिए वोल्टेज आगे है और करंट पीछे है। यहाँ करंट आगे है, ठीक है, करंट आगे है आपका, करंट आगे है और वोल्टेज पीछे है। ठीक है, करंट आगे है आपकी और वोल्टेज क्या है पीछे है। एक चीज और समझिएगा जरा कि जैसे ये बेसिक जो इसमें छोटी छोटी बातें जो दो समझना है वो बता देता हूँ कि अगर अकेला इंडक्टर होता, अगर अकेला इंडक्टर होगा तो क्या होगा, वोल्टेज जो है 90 डिग्री आगे होगा, लेकिन अगर इंडक्टर रेजिस्टेंस के साथ में है तो 90 डिग्री से कम होगा। अब जो वोल्टेज जो है करंट से जो आगे है वो कितना है 90 डिग्री से कम है। ऐसे अकेला कैपेसिटर है तो कितना आगे होगा, कितना आगे होगा करंट 90 डिग्री, लेकिन अगर रेजिस्टेंस के साथ में कैपेसिटर लग गया तो 90 डिग्री से कम हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब उस क्वेश्चन पे आते हैं जो हमने वहां पे देखा है। ठीक, तो देखो बेटा यहाँ आपसे कह रहा है, ये आपको दे रखा है रेजिस्टेंस, ये आपको दे रखा है और हमें निकालना क्या है, तो सबसे पहले जेड निकालते हैं। तो जेड निकालने के लिए, जेड निकालने के लिए अंडर रूट के अंदर क्या है, फार्मूला जेड का क्या है बेटा, अंडर रूट के अंदर, तो ऊपर लिख ले रहा हूँ, जेड इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। तो एक्स सी क्या होगा बेटा 1/ओमेगा सी, तो 1/ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 पाई। अब एफ की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है 50 हर्ट्स, तो 2 पाई यहाँ 50 हो गया। बेटा सी कितना दे रखा है 25/पाई, याद रखना ये माइक्रो फैरेड है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये 1 कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 50, तो 50 इंटू 50, अब माइक्रो फैरेड है 10 की पावर कितना रहेगा -6, ऊपर चला गया बेटा, तो ये 1/2500 बनेगा और ऊपर आ जाएगा 10 की पावर 6 यानी 10 के बाद 6 जीरो, काट दीजिए, 2 जीरो काट दिया आपने। ठीक है, बचा 4, 25 से काट देंगे तो 25 चौके 100, तो ये कितना आ जाएगा 400, यानी एक्ससी की वैल्यू कितनी आ गई 400 ओम। तो ये कितना है 300, ये कितना आ गया 400। अब जेड निकाल लीजिए बेटा, अब आप जेड निकालेंगे तो जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर। तो बेटा जेड आपका आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 500 का स्क्वायर, जब आप सॉल्व कर लोगे तो जेड की वैल्यू आ गई 500। ठीक, अब हम निकाल लेते हैं, तो आई इजकल टू क्या होगा V/Z, V क्या है आपका 200, Z कितना आ गया 500, काट दीजिए आप तो कितना आ जाएगा 0.4 एम्पियर। तो आपको करंट कितनी मिल गई 0.4 एम्पियर। ये बहुत अच्छा सा आ, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटा देता हूँ सारी चीजें।
स्क्रीनशॉट आप एक ले लेंगे, अगर ज़रूरत है तो आप ले लीजिए। तो अब ये इस तरह आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक इसको। अब जरा देखिए सेवंथ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेवंथ वाला, और मैंने आपसे बताया कि यहाँ से न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है। तो ये ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक, तो एक बार हम लोग सेवंथ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए बेटा सेवंथ क्वेश्चन, तो आपको दे रखा है, ठीक, इसमें कह रहा है कि अ सीरीज आरएल सर्किट विद आर इक्वल टू इतना दे रखा है, एक आरएल सर्किट है जिसमें आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर आपको दे रखा है बेटा। तो पहले बना लेते हैं एक सर्किट। ठीक है, तो इसमें आपको जो दे रखा है आर और एल, ये सीरीज आरएल सर्किट है। आर कितना दे रखा है बेटा, 10 ओम। ठीक है, एल कितना दे रखा है बेटा, 100/पाई, ये एल दे रखा है मिली हेनरी। कैलकुलेट द, अब आपको निकालना v इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, v इज इक्वल टू 141 साइन 100 पाई की, ये दे रखा है। समझो इस तरह के क्वेश्चन 100% आने ही आने हैं पेपर में। ठीक है, और वी एन टी आपको दे रखा है, आपको कैलकुलेट क्या करनी है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। कैलकुलेट करना बेटा इम्पीडेंस, फेज एंगल और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है, ये तीन चीजें कैलकुलेट करना, इंपीडेंस, फेज एंगल और वोल्टेज ड्रॉप। ठीक, पहले इंपीडेंस निकाल लेते हैं। इंपीडेंस यानी जेड, जेड निकालना है। अभी आपको जेड का फॉर्मूला मिलता है, जेड इजकल टू क्या होगा, अंडर रूट के अंदर आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। बेटा एक्सएल क्या है, एक्सएल है ओमेगा एल, ओमेगा क्या है 2 पाई एफ इंटू एल। तो 2 पाई, पाई तो आपके पास है ही है, एफ की वैल्यू एफ कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो या ये अब यहीं पे देखिए एक चीज, देखिए, तो ओमेगा, अब यहाँ पे देखो तो हमने यहाँ पढ़ा तो ये क्या लिखा, ओमेगा टी ही तो होता है, यानी ओमेगा की पूरी पूरी वैल्यू क्या, 100 पाई, आपको कुछ और नहीं सोचना है, तो ओमेगा की जगह क्या लिख दोगे, 100 पाई। और एल कितना दे रखा है आपका, एल भी क्या दे रखा है, 100/पाई, पाई से पाई कैंसिल, लेकिन एल आपका जो दे रखा है मिली हेनरी में दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, एल आपका कितना दे रखा है, मिली हेनरी। ठीक, तो इंटू 10 की पावर क्या कर देंगे आप, -3, तो उसको हेनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। यानी अगर कैपेसिटर है तो फैरेड में होना चाहिए, और इंडक्टर है तो हेनरी में होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 10,000 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी। बेटा ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 हेनरी। यानी आपको एक्सेल की वैल्यू कितनी आ गई, 10 हेनरी। एक्सेल की वैल्यू 10 हेनरी है, आर की वैल्यू भी क्या है, 10 ओम है। अब आपको निकालना क्या है, जेड, तो जेड इक्वल टू निकाल दीजिए, जेड इक्वल टू क्या लिख दोगे, अंडर रूट के अंदर आर का स्क्वायर प्लस एक्सेल का स्क्वायर। तो जेड आपको मिल गया अंडर रूट के अंदर, ये मिल गया 100 और प्लस 100, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट के अंदर, 200। तो जेड आपको मिल जाएगा 10√2, ये आ गया, इसकी यूनिट कितनी है, ओम है। तो जेड आपका आ जाएगा 10√2। ठीक, एक चीज और देखिए आगे, अब हमको क्या निकालना है, पहले तो आपने ये निकाल लिया, फिर आपको निकालना था फेज एंगल। फेज एंगल क्या होता है, तो ओमेगा टी, फेज एंगल किसको कहते हैं, ओमेगा टी को। ओमेगा टी कितना दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पे ओमेगा टी आपको कितना दे रखा है, ओमेगा टी 100 पाई इंटू टी, ये ओमेगा टी दे रखा है आपको। ठीक है, और आपको निकालना क्या है कि फेज एंगल कितना होगा, यानी ओमेगा टी की पूरा आपको वैल्यू निकालनी है। टाइम, तो
आप इसी को छोड़ दीजिए, यही पूरा क्या है, फेज एंगल है ओमेगा पाई टी, क्योंकि टी की कोई वैल्यू नहीं दी है, तो सेकंड पार्ट का जो आंसर है यानी जो फेज एंगल है, फेज एंगल इसमें फेज एंगल कितना हो जाएगा 100 पाई। अगर यही टी की वैल्यू दे रहा था तो आप और अच्छे से निकाल लेते इसको है। फिर कह रहा है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, यानी इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज VL, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, आई इंटू आर है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस के निकालते हैं तो आई आर यूज करते हैं, तो इंडक्टर के निकालेंगे तो क्या करेंगे आई इंटू एक्सएल। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा आई इंटू एक्सएल। आई कितना दे रखा है क्वेश्चन में आपको, तो आई हमको अभी तक, अच्छा आई हमने निकाला भी नहीं है, तो पहले हम लोग आई निकाल लेते हैं, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर निकालना है, तो सबसे पहले आई निकालिए। आई इजकल टू क्या होता है बेटा, अभी हमने बताया V अपॉन जेड। V कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो V आपको दे रखा है, ठीक। अब यहाँ पे जो V दे रखा है ये मैक्सिमम दे रखा है, ठीक है, तो आप मैक्सिमम निकाल लो या RMS यूज करिए, तो RMS भी यूज कर सकते हो, दोनों से आंसर आएगा, ठीक है, तो आप मैक्सिमम भी यूज कर सकते हो और RMS भी, ठीक। तो V कितना है आपका 141 अपॉन Z की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, तो Z आपका है 10√2, ठीक, तो ये हो जाएगा 14110, और ये √2 की वैल्यू कितनी आएगी, आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, ठीक है, तो √2 की वैल्यू भी 1.41 होती है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे √2 की वैल्यू 1.41 निकाल के ये पुट कर दोगे बेटा, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जो आई आएगी वो 10 एम्पियर के आसपास आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है, तो आई की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा 10 एम्पियर के आसपास, तो आई कितना आ गया यहाँ पे 10 एम्पियर, आई आपके पास आ गया 10 एम्पियर, ठीक। अब जरा देखो आई तो आपको 10 एम्पियर मिल गया है यहाँ पे, इसके बाद हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू 10 एम्पियर आ गई, ठीक। फिर आप एक मिनट और क्या निकालना था क्वेश्चन में, अच्छा, तो ये निकालना बेटा आई की वैल्यू कितनी आ गई 10 एम्पियर, एक्सेल कितना आया आपके पास, एक्सेल भी कितना आया है 10 हेनरी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, ठीक, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100 वोल्ट। फिर से देखिए हमने कैसे निकाल लिया बेटा, हमने सबसे पहले आई निकाला, आई आपने निकाल लिया, एक्सेल निकाल लिया है, आई इंटू एक्सेल कर दिया, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आ गया कितना 100 वोल्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखो सेम टू सेम इस तरह ये जो क्वेश्चन दे रखा है, बस ये थ्योरेटिकल है, ठीक। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है पूरा इंडक्टर के साथ, तो रिलेशन जो हमने बताया है पूरा जो है जितना भी इंडक्टर को लेके है, यानी ये आपने जो इस पेज पे देखा था, ये आपका ये वाला पोर्शन, ठीक है, यही पूरा आपको उसमें करना है कि इंडक्टर के बारे में, इंडक्टर का ग्राफ कैसा है, और इंडक्टर के हम जब सप्लाई देंगे तो इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा ये चीज़, ठीक है। तो इंडक्टर का ग्राफ, इंडक्टर की पहले ये दोनों इक्वेशन लिखनी है, ये ग्राफ बनाना है, ये वेव डायग्राम बनाना है, ठीक, और कौन आगे कौन पीछे ये बात वहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं वहीं पे, ये सारे PYQ क्वेश्चन हैं, आप इसको कर सकते हो, ठीक। अब ये आपसे कह रहा है इन AC जनरेटर इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर, एक्सप्रेस द करंट, ये देखो पूरा जो दोनों थ्योरी वाले पार्ट हैं देखो बहुत पहले आए हैं 2022 में, तो थ्योरी वाला हो सकता है न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है, लेकिन थ्योरी आप इसको याद रखिएगा। तो इसमें जैसे वोल्टेज को, ये क्या था कि इंडक्टर को जब आप कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, वो पूरा कहानी यहाँ लिखना है, इंडक्टर को अगर हम AC सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और वोल्टेज को कैपेसिटर को करेंगे, तो आप इसको यहाँ पे उसको मेंशन करोगे कि वोल्टेज को अगर हम AC सप्लाई सॉरी कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पावर फैक्टर ऑफ AC सर्किट इज 0.5, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। पावर फैक्टर जो होता है, पावर फैक्टर, ठीक है, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है बेटा, पावर फैक्टर इक्वल टू कॉस फाइव, कॉस फाइव, ये आपका पावर फैक्टर है, ठीक है। तो हमको पावर फैक्टर कितना दे रखा है, पावर फैक्टर दे रखा है 0.5, इसका मतलब क्या है कि कॉस फाइव की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5। अब आप सोचो कि कॉस एंगल कब 0.5 होता है, तो फाइव की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 60 डिग्री,
यानी एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो कह रहा है कि फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कितना है, तो पावर फैक्टर जो होगा वही क्या होगा, वही वहीं से आप एंगल निकालोगे, वही सॉरी वहीं से हमको पता चलेगा कि फेज डिफरेंस कितना है। तो जो पावर फैक्टर का एंगल होगा वही वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होगा। फिर कह रहा है प्लॉट द ग्राफ वेरिएशन द रेक्ट, ये आपको मैंने करा दिया है। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ये आपको करा दिया हमने। फिर क्या है इम्पीडेंस ऑफ ए सर्किट एंड फेज एंगल। तो बेटा इम्पीडेंस आपको क्या दे रखा है, एंड एसी सोर्स वोल्टेज इतना दे रहा है कनेक्टेड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। तो इम्पीडेंस के लिए हमने आपको बताया कि जब भी कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस एक साथ हो तो जेड इजकल टू क्या होगा, जेड होगा अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपके जेड इजकल टू आर स्क्वायर और ये एक्स सी का स्क्वायर। ठीक। फिर क्या है इम्पीडेंस ऑफ ए सर्किट और फेज एंगल। फेज एंगल हमको क्या निकालना है, तो फेज एंगल के लिए मैंने आपको बताया है पहले ही कि जो फेज एंगल का है, यहीं पे देख लीजिए, फेज एंगल यानी एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक। तो कैपेसिटर्स के केस में जब आप फेज एंगल निकालोगे तो फेज एंगल का जो फार्मूला है वो क्या है, टेन फाई तो टेन फाई इज इक्वल टू एक्स सी अपॉन आर। ठीक। ये आपका जो है फेज एंगल का फार्मूला रहेगा। ठीक। ये आपको डेराइव कर दिया है, या मैं आपको डेराइव उसका डेरिवेशन भी दिखा दूंगा। ये कैसे आएगा अगर आपको याद रखना है तो आप एक बार कैपेसिटर का वो जाके नोट्स देखोगे तो वहीं से पता चल जाएगा आपको। है। फिर कह रहा है व्हाई द एसी वोल्टेज प्रेफर ओवर अ डीसी वोल्टेज। हम एसी को क्यों यूज करते हैं डीसी की जगह, क्योंकि एसी को हम स्टेप अप डाउन कर सकते हैं, यानी एसी को वोल्टेज को वेरी कर सकते हो अपने यूज के हिसाब से, लेकिन डीसी की जगह नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं इसको बता ही देता हूँ आपको। ठीक। जैसे ये हुआ क्या कि आपने जब भी यहाँ बनाओगे इसका सर्किट डायग्राम, वो बनाओगे जब फेजर डायग्राम, तो आपको जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस यहीं पे मिलेगा, और कैपेसिटर जो होगा एक्स सी, या आप सोचो कि अगर हमने यहाँ पे वोल्टेज ले लिया, ठीक है, तो कैपेसिटर के अंदर करंट क्या, ये अगर हमने यहाँ पे करंट ले लिया बेटा इसमें आई, तो वोल्टेज आपका क्या करेगा, ठीक है, तो वोल्टेज पीछे रहेगा। ये आपका वोल्टेज हो गया, ये आपका, तो ये आर है बेटा, ये एक्स सी है, ये क्या हो जाएगा आपका, इनके बीच का एंगल फाई। तो यही से हमने फार्मूला लगा के निकाल लिया फेजर डायग्राम के थ्रू। ठीक। फिर कह रहा है सो दैट द करंट लीड द वोल्टेज पाई बाई टू इन एसी सर्किट कंटेनिंग आइडियल कैपेसिटर। मैंने आपको कराया है, आप फिर से जाइए ऊपर, जितने भी हमने स्लाइड्स जो है वो शुरू में बताए हैं आपको, वहीं से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे। ठीक है, देखिए 2014 में आया है कि आपको प्रूव करना है। फिर आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि अ डिवाइस एक्स कनेक्टेड टू अ एसी सोर्स, अब वोल्टेज बी इजकल टू साइन ओमेगा टी, एंड द करंट इज कितना दे रखा है 90 डिग्री, करंट आपको आगे है। अब किसमें वोल्टेज से करंट आगे होता है, कैपेसिटर डिवाइस है जो एक्स है, क्या होगा, ये कैपेसिटर होगा, ये एक्स डिवाइस क्या है, कैपेसिटर है। ठीक है। अब कह रहा है ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ ग्राफ ओवर अ वन साइकिल। अब जब आप साइकिल में बनाओगे तो आप देखो वोल्टेज जो है, तो वोल्टेज से करंट आगे है, तो आपने अगर मान लीजिए ये वोल्टेज बना दिया, ये आपका वोल्टेज है, तो करंट इससे आगे बनाना है आपको, तो करंट आपकी ऐसे बनेगी, ये आपकी करंट बन जाएगी। ठीक। तो ये आपका वोल्टेज है बेटा, और ये आपकी करंट बन जाएगी। फिर कह रहा है 17 क्वेश्चन डिवाइस एक्स